तो जैसे लग रहा है कि सरकार को भय बना हुआ है, इसे लगातार आम जनता को लाभ दे करके वोट लेने के प्रयास में सरकार लगी हुई है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बदलाव रैली कर रहे हैं, बदलाव सभा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। अगर भाषण से सरकार बनती बिगड़ती हो तो हमको नहीं लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा कोई भाषण देते थे। भाषण से या मुद्दा से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, जमीन पर काम करने से सरकार बनती बिगड़ती है। महागठबंधन जो है कह रहा है कि संविधान खतरे में है, आपको क्या लगता है, क्या संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान के जो ज्ञाता हैं वो अगर बोलते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से कुछ बात है, लेकिन आज तक ऐसे कोई संविधान ज्ञाता नहीं आए फेस पर जो ये कहे कि संविधान के खिलाफ में हो रहा है। और पॉलिटिक्स में क्या है कि सच को झूठ कहना, झूठ को सच कहना, ये राजनीति में चलता है। कोई कहते हैं इस्लाम खतरा में है, कोई कहते हैं हिंदू खतरा में है, तो जो दिखाई पड़ता है उसको निश्चित रूप से लोग स्वीकारते हैं, बोलने से कोई स्वीकारते नहीं। तो आज आम जनता के मन में ये बैठ गई है कि सरकार विधायक या मंत्री के द्वारा नहीं चल रहा है, सरकार के करिंदे के द्वारा चल रहा है, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मिथिला राज्य का विरोध करके मुस्लिम राज्य की, जो मिथिला राज्य की बात करते हैं उनको कहते हैं ये मुस्लिम राज्य की बात करते हैं। मैंने उनको दिमाग में अटल जी या दीनदयाल जी नहीं है, केवल अपना वोट बैंक है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे उसी से ही वोट मिलेगा। लेकिन मिथिला का आम, चूंकि हम लोग के यहाँ एक कहते होंगे कि आदमी तो आदमी, जानवर भी मिथिला के प्रति समर्पित है। स्टेडियम भी मधुबनी जिला हेडक्वार्टर में आज तक नहीं बन पाया। आज जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी मिथिला में नहीं मिल पाया आज तक। और हमारे माननीय जो भी है वो सक्षम भी नहीं है कि इस मुद्दा को शिक्षा से कैसे लोगों का विकास हो सकता है, क्षेत्र का विकास हो सकता है, इसका कल्पना भी नहीं है। इसलिए मैं माननीय लोग को भी कहता हूं कि मिथिला के राज्य से मिथिला का तो विकास होगा, आपके परिवार बच्चे का भी विकास होगा। इसलिए मिथिला मांग का जो पुरजोर समर्थन करना चाहिए। जो मिथिला के जो विधायक माननीय लोग हैं, 70 के दशक से ही मिथिला के प्रति भेदभाव पूर्ण किया गया है। 70 के दशक में कोई ऐसा आप नहीं बता सकते कि 70 के दशक में कोई सरकारी से क्षेत्र में इंडस्ट्री खुला हो। 70 में जिसकी भी सरकार थी, 80 के दशक में भी आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं खुला। 90 के दशक आते आते जो भी इंडस्ट्री थी वो बंद पड़ गया। मिथिलांचल की राजनीति में 4 दशकों से लगातार सक्रिय एक ऐसे नेता जो कब सत्ता के होते हैं, कब विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। संघ आरएसएस से अपनी शुरुआत करके मिथिलांचल में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले फिलहाल वीआईपी के कद्दावर नेता सुमन कुमार महासेठ हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे मिथिलांचल की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, सुमन कुमार महासेठ क्या कुछ करने वाले हैं, इस बार के मुद्दे क्या होंगे, इनकी नजरों में बिहार को चुनाव किस ओर जा रहा है। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास जी। सर विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, कुछ ही समय बचा हुआ है, 100 दिन का समय है, किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, मेरी तैयारी तो साल भर चलती है और हमेशा लड़ने के स्थिति में रहते हैं। अब अभी जो परिस्थिति है बिहार की राजनीति में, उसको गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं कि आखिर सरकार इतना जनता को लाभ पहुंचाने के लिए क्यों प्रयास कर रही है। तो जैसे लग रहा है कि सरकार को भय बना हुआ है, इसलिए लगातार आम जनता को लाभ दे करके वोट लेने के प्रयास में सरकार लगी हुई है। इसलिए बहुत स्थिरता से हर एक नाजुक पल का देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं और उसके बाद कैलकुलेटिव आने वाले समय में 15 दिन 20 दिन के बाद पता चलेगा। तो गठबंधन की तरफ भी लोगों का ध्यान है कि कौन सा गठबंधन क्या कर रही है, उस पर भी लोगों का ध्यान है। इसलिए जनता भी अभी साइलेंट के मूड में है। अभी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष जो सत्तारूढ़ अभी एनडीए है, एनडीए को लेकर जनता के बीच में क्या कुछ फीडबैक सुनने को मिल रहा है जब जनता से आप बातचीत कर रहे हैं जनसंपर्क के दौरान? देखिए, जनता विकल्प की तलाश में है, इसमें कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जनता अच्छे विकल्प की तलाश में है, लेकिन ऐसा भी विकल्प नहीं खोज रही है कि कोई गलत डिसीजन ले ले। कल ही हम एक
एनडीए के अच्छे कार्यकर्ता के साथ एक भोज में शामिल हुए, भेंट हुए थे, तो अनायास हमको देखकर हो या आम जनता के बीच में कहा कि इस बार हम लोग एनडीए को वोट नहीं देंगे। बोले फिर दीजिएगा किसको? तो विरोधी में कोई अच्छा उम्मीदवार पार्टी का नाम नहीं बोला हूँ, कहा अच्छा उम्मीदवार अगर आता है तो हम लोग उसको दे सकते हैं। अगर विरोधी के पास अच्छा उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है। ये कार्यकर्ता का भाषा था। उम्मीदवार की तरफ देख रहा है कि हम एनडीए के साथ तो है, लेकिन बदलाव का भी सोच है। पता नहीं ये क्यों बन रहा है कि अभी एक हुकुमदेव यादव जी का भी भाषण चल रहा, ट्रोल हो रहा था कि अगर कोई तावा में रोटी है उसको अगर पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाती है। तो हमको लगता है कि वही मूड से जनता भी देख रही है कि लगातार 20 साल एनडीए का शासन देखे हैं बिहार में जी। तो हो सकता है कि जनता उसी मूड में हो जी। ये बदलाव की बात आप कर रहे हैं कि बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बदलाव रैली कर रहे हैं, बदलाव सभा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, तो कहीं उनकी रैलियों का असर तो नहीं है? अगर भाषण से सरकार बनती बिगड़ती हो तो हमको नहीं लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा कोई भाषण देते थे। मुद्दा जो उनके पास था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था, जनता ने कब स्वीकार किया? अटल जी के हटने के बाद। इसीलिए भाषण से या मुद्दा से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, जमीन पर काम करने से सरकार बनती बिगड़ती है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं वीआईपी पार्टी की, पूरे पटना से लेके हर जगह। भाषण नहीं, आरक्षण चाहिए। इस मुद्दे को आप आरक्षण तो आज राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया, चूंकि हम भी जिस वर्ग से आते हैं, हमारा भी जैसे बंगाल में अनुसूचित जाति में है, बिहार में पिछड़ा वर्ग में है, झारखंड में अति पिछड़ा वर्ग में है। तो आज ये राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया, क्योंकि समय की आवश्यकता थी। जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, देश आज़ाद हुई थी, और डॉक्टर अंबेडकर जी और जो सभा के सदस्य थे या देश के जो नेतृत्व करता थे, उनके मन में आया कि जो आज़ादी जिनको नहीं मिली या गुलामी के जंजीर में इतना वर्ष से दबे पड़े थे, उनको लेवल लाने के लिए आरक्षण देना चाहिए। और हर एक परिवार, जो सनातन संस्कृति हम लोग मानते हैं, हम लोग भी अपने परिवार में भी आरक्षण की बात करते हैं। अगर हमारे घर में 1 लीटर दूध है तो पहले हम लोग बच्चे को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, तब स्वस्थ को देखते हैं। तो आरक्षण तो हर एक जगह है, परिवार में भी आरक्षण है। तो कि सरकार की भी जिम्मेवारी थी कि आरक्षण ऐसे लोगों को दो जिनकी स्थिति जमीन से आज तक ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन कालखंड में राजनीतिकों ने इनको राजनीतिक स्टंट बना दिया, जिसको आवश्यकता नहीं है। वोट बैंक के चक्कर में यह आरक्षण हो गया है। एक बात लगातार पूरा महागठबंधन जो है कह रहा है कि संविधान खतरे में है। आपको क्या लगता है, क्या संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान के जो ज्ञाता हैं वो अगर बोलते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से कुछ बात है, लेकिन आज तक ऐसे कोई संविधान ज्ञाता नहीं आए फेस पर जो ये कहे कि संविधान के खिलाफ में हो रहा है। और पॉलिटिक्स में क्या है कि सच को झूठ कहना, झूठ को सच कहना, ये राजनीति में चलता है। इसलिए इस बात पर हम कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संविधान के ज्ञाता हैं, अगर इस बात पर कोई बड़ा आंदोलन करते हैं कि नहीं, इस मुद्दा पर संविधान खतरे में, केवल बोल देने से कि देश खतरा में है, कोई कहते हैं इस्लाम खतरा में है, कोई कहते हैं हिंदू खतरा में है, तो जो दिखाई पड़ता है उसको निश्चित रूप से लोग स्वीकारते हैं, बोलने से कोई स्वीकारते नहीं। इस बार आपका फोकस कहाँ है? पिछली बार आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, महज बहुत कम ही अंतर से आपको वहां हार मिलती है। इस बार सुमन कुमार महासेठ का फोकस किस विधानसभा क्षेत्र में है? विकास जी, आप मधुबनी के बारे में अगर जानते हो तो निश्चित रूप से हम 1977 से एक कार्यकर्ता बन करके अनवरत 2014 तक कार्यकर्ता बनकर काम किए, और जहां पार्टी को आवश्यकता रही, जिस रूप में आवश्यकता रही, उस रूप में हम काम किए हैं। और इसके कारण कार्यकर्ता भी हमसे जुड़े हुए हैं, और कार्यकर्ता तो चाहता है कि सुमन जी मेरे ही क्षेत्र से लड़े। हर एक कार्यकर्ता, कोई कहते आप बिस्फी से लड़िए, कोई कहते आप झंझारपुर से लड़िए, कोई कहते आप मधुबनी से लड़िए, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र लगातार पिछले 20 में हम मधुबनी लड़े थे। और अभी भी हमारी इच्छा है कि अगर पार्टी चाहे कि मधुबनी से लड़ाना, तो मधुबनी ही मेरा कार्य क्षेत्र है, इसलिए मधुबनी से ही लड़ेंगे।
पिछली बार झंझारपुर की अभी बात कर रहे थे आप, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बहुत मेहनत की, आपको वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, दूसरी तरफ भाजपा ने निष्कासित किया, तमाम तरह की स्थितियां उस चुनाव में निर्मित हुई, लेकिन वो जनता को जो मैंडेट देना था, वो जो जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? जनता का आशीर्वाद मिला, इसमें हम जनता को नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अंतिम समय में निर्णय लिए हम भी लिए, क्योंकि पार्टी की निर्णय भी अंतिम समय में हुई, मेरी भी निर्णय अंतिम समय में हुई। जनता से जितना हमको जुड़ना था वो नहीं जुड़ पाए और इस कारण से ये चूक हुई। लेकिन अगर और हम 15 दिन पहले अगर मैदान में जाते तो जो माहौल था, जो उम्मीदवार के प्रति, पार्टी के प्रति, जो एक उम्मीदवार के प्रति भी था और पार्टी के प्रति भी था, तो निश्चित रूप से वो सफलता हाथ लगती। और हम अपने आप को सफल मानते हैं कि 15 दिन में जितना वोट हम जोड़ने का काम किए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो नहीं चाहते थे, जिस दल से उम्मीदवार थे हम, उस दल के भी ऐसे लोग, कई लोग चाहते थे कि सुमन जी की उम्मीदवारी अनायास हुई है, तो हमको भी नहीं पचा पाए। कुछ ऐसे लोग थे जो खड़ा तो थे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वो सत्ता का विरोध नहीं करके लगातार मेरे ही विरोध में वो मैदान में थे, जिससे लगता है कि वो सरकार प्रायोजित उम्मीदवार थे, जो मेरे ही विरोध में और जिस दल में थे उस दल का 70-80 हज़ार वोट काटने का काम, 70,000 वोट काटने का काम किए। वो भी एक नेगेटिव माहौल बना। लगातार 4 दशकों से आप राजनीति में रहे हैं, एक ऐसा दौर भी आया कि आप विधान पार्षद सदस्य भी बनते हैं। उस दौरान आप के कार्यकाल की आप अपनी उपलब्धि क्या मानते हैं एमएलसी रहते हुए? देखिए, सरकार की उपलब्धि ही एमएलसी एमएलए की उपलब्धि होती है। एमएलसी का या विधायक का काम है कि जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाना और सरकार उस समस्या को किस प्रकार से समाधान करती है उस पर जोर देना। जब हम पंचायती राज से बने थे उस समय में मुखिया का स्थिति जो थी कि कोई भी फंड के लिए उसको विभाग पर निर्भर रहना पड़ता था, जिला पर निर्भर रहना पड़ता था। सरकार को उस पर ध्यान दिलाए सदन के माध्यम से कि नहीं, ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारे मुखिया को कमजोर करता है और कहीं ना कहीं अफसरशाही का शिकार होता है, तो डायरेक्ट मुखिया के अकाउंट में पैसा जाए, इसके लिए हम लोग वहां से करवाए। उसके बाद भी ये भी था कि जनता का भी शिकायत था कि ग्राम सभा में जो विकास है वो विकास बिना पूछे तय होता है। तो उस समय में एक नया अधिनियम आया कि कोई भी पंचायत अपने विकास के लिए अगर 500 से कम संख्या है तो कम से कम 50 जिस पंचायत में, और जिस पंचायत में 500 से अधिक संख्या है उसमें 10% लोग जो है उपस्थिति में ही कोई योजना का उसको क्या कहते हैं क्रियान्वयन किया जा सकता है। वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चल रही है, वर्तमान सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? ये सरकार का निर्णय जो भी हो रहा है जनता के हित में होता है, लेकिन ये जो सरकार के जो करिंदे जिसको कहते हैं, तो आज आम जनता के मन में ये बैठ गई है कि सरकार विधायक या मंत्री के द्वारा नहीं चल रहा है, सरकार के करिंदे के द्वारा चल रहा है, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेट कहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखते हुए कि छोटा वर्ग का भी कर्मचारी अपने विधायक से, अपने मंत्री से भी मुंह लगा लेते हैं। उनको ये डर नहीं है कि विधायिका में जो है सदन के जो सदस्य हैं उनका बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन सरकार को इस प्रकार से घेर कर रखे हुए ब्यूरोक्रेट के लोग कि वो जनता, विधायक, मंत्री तक नहीं पहुंच पाते। जिसका हम बार बार देखते होंगे सरकार में कि मंत्री भी बिट्रे करते हैं, मंत्री भी अफसरशाही से नाराज होकर रिजनेशन देते हैं। और ये आम जनता भी समझ रही है कि आज के कोई भी काम ब्यूरोक्रेट को खुश किए बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आजकल विधायक की जो विधायिका है वो कमजोर हुई है इस सरकार में, ये कहने में हमको कहीं हर्ज नहीं है। आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और करिंदे जो है वो सरकार को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सब लोग कह रहे हैं कि सरकार आरएसएस चला रही है और आरएसएस से देश को खतरा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, वो ऊंचे लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या उनको दिखाई देता है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पर हम कोई टिप्पणी कर सके। एक सवाल, मैं मिथिला में हूं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से। जब से मैं मिथिला आया हूं, एमएसयू और कुछ लोग मुझे मिल रहे थे
बार बार मिथिला राज्य की मांग होती चली आ रही है यहाँ पर। अभी भी कल एलएनएमयू परिसर में एमएसयू के छात्रों ने वहां पर आंदोलन किया, उनके छात्रों की मांग थी, और साथ में मिथिला राज्य की भी बात निकल के आ रही थी। कुछ लोग मिथिला राज्य की बात करते, तो मिथिला राज्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, छोटे राज्य की कल्पना दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उनके अध्यक्ष नहीं बने, बाद में अध्यक्ष बने थे, द्वितीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी यही कल्पना थी कि छोटे राज्य में विकास होती है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका लगा है तो निश्चित रूप से अटल जी के समय में कई राज्य का निर्माण हुआ था। और मिथिला कोई काल्पनिक राज्य नहीं है, मिथिला एक बहुत ऐतिहासिक और जो सनातन इतिहास रहा है मिथिला का। और चूंकि मिथिला जिस प्रकार से आज पिछड़ा हुआ है बाढ़ और सुखाड़ के कारण, और मिथिला आज भी कहा जाए कि मिथिला की जो विद्वता है अगर किसी कारण से अगर कुंठित है तो मिथिला पर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण, और मिथिला की जो विकास को सब लोग स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो उसको शुरू से ही स्वीकार करती रही है। लेकिन उसके कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मिथिला राज्य का विरोध करके मुस्लिम राज्य की, जो मिथिला राज्य की बात करते हैं, उनको कहते हैं ये मुस्लिम राज्य की बात करते हैं। माने उनको दिमाग में अटल जी या दीनदयाल जी नहीं है, केवल अपना वोट बैंक है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे उसी से ही वोट मिलेगा। लेकिन मिथिला का आम, चूंकि हम लोग के यहाँ एक कहते होंगे कि आदमी तो आदमी, जानवर भी मिथिला के प्रति समर्पित है। आप अगर किसी गाय भैंस को भी हिंदी में बात करेंगे तो नहीं समझेगा, और मैथिली में बात कीजिएगा तो तुरंत उनको समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ के माननीय विधायक लोग को भी समझ में नहीं आता है कि मिथिला राज्य यहाँ क्यों आवश्यक है। आज बताइए, मिथिलांचल का हृदय कहा जाए तो मधुबनी दरभंगा को कहा जाता है, लेकिन आज मधुबनी की स्थिति क्या है? एक छोटा सा स्टेडियम भी मधुबनी हेडक्वार्टर में आज तक नहीं बन पाया। आज जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी मिथिला में नहीं मिल पाया आज तक। और हमारे माननीय जो भी है वो सक्षम भी नहीं है कि इस मुद्दा को, शिक्षा से कैसे लोगों का विकास हो सकता है, क्षेत्र का विकास हो सकता है, इसका कल्पना भी नहीं है। नहीं तो आज तक किसी माननीय ने सदन में इस बात को रखते, इसके नाम पर बिहार के, मिथिला के विकास पर सभी माननीय मिलकर विकास बहिष्कार करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं माननीय लोग को भी कहता हूं कि मिथिला के राज्य से मिथिला का तो विकास होगा, आपके परिवार बच्चे का भी विकास होगा। इसलिए मिथिला मांग का जो पुरजोर समर्थन करना चाहिए, जो मिथिला के जो विधायक माननीय लोग हैं। अभी आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार कैंडिडेट रहे। अभी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि जो अभी मधुबनी के वर्तमान विधायक हैं और पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ साहब, उन्होंने चीनी मिल का तमाम स्क्रैप बेच दिया और पूरी तरीके से अपने कार्यकाल में सड़कें बदहाल है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। इस बार आप, अगर पार्टी महागठबंधन आप पर भरोसा जताता है मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से वापस, तो किन बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, दो बात है कि एक तो कि बालू पर आप किला बहुत बड़ा मजबूत नहीं बना सकते हैं, झूठ पर कोई भी किला बनाना गलत है। क्योंकि जो विरोधी हैं तो बिना सत्यता को देखे हुए विरोध करना उनका कला होता है। लेकिन सच पूछा जाए तो मिथिलांचल की उपहास जो है आज से नहीं है, 70 के दशक से ही मिथिला के प्रति भेदभाव पूर्ण किया गया है। 70 के दशक में कोई ऐसा आप नहीं बता सकते कि 70 के दशक में कोई सरकारी से क्षेत्र में इंडस्ट्री खुला हो। 70 में जिसकी भी सरकार थी, 80 के दशक में भी आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं खुला। 90 के दशक आते आते जो भी इंडस्ट्री थी वो बंद पड़ गया, और 90 के बाद आज तक मधुबनी मिथिलांचल में कोई ऐसा इंडस्ट्री चालू अवस्था में नहीं है जिसके कारण सरकार का पीठ ठोका जाए। इसे किसी एक को दोष देना, हमको लगता है जो जनता भेदभाव पूर्ण बात करती है, जिसको जानकारी नहीं है, इसीलिए उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच, किन मुद्दों पर? देखिए, मुद्दा तो सरकार की रहती है और जनता उसको स्वीकारती है। क्योंकि अभी का जो धारा है जी, वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के बीच में लड़ाई होती है। सरकार का जो धारा है वो कहता है इस मुद्दा पर हमको वोट दीजिए, और जो विरोधी है कहता है कि सरकार की उपलब्धि नगण्य है इसलिए हमको वोट दीजिए। तो अगर हम किसी गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं
तो निश्चित रूप से उस सरकार की उपलब्धि, वो गठबंधन की उपलब्धि या आने वाले सरकार की उपलब्धि के आधार पर ही जो है सरकार बनेगी, वही मेरा मुद्दा रहेगा। एक लंबे समय तक आपने संगठन की राजनीति की है। जो नए युवा मिथिला में राजनीति करने के लिए आतुर हैं, नए युवा जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सभी, हम अपने मित्र हैं जो युवा साथी हैं, सब लोग से आग्रह करेंगे कि जनता से जुड़िए। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक आपको विधायक या जनप्रतिनिधि नहीं बना सकता है। आप जनता की समस्या से जुड़िए। आज जनता त्रस्त है समस्या से, सरकार का भी ध्यान वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, और जाता भी है तो ब्यूरोक्रेट उसका समाधान नहीं कर पाती है। लेकिन जो आंदोलन के माध्यम से जनता की समस्या को, अगर आप आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो जनता आपको पहचानेगी। और बीच में आंदोलन को कुछ लोग लपक लेते हैं, जिससे बदनामी भी होती है, तो ऐसे नेतृत्वकर्ता से भी बचे। कहीं बीपीएससी आंदोलन की तरफ आपका इशारा? नहीं, हमारा इशारा किसी ऐसे चिन्हित पर नहीं है, लेकिन जो अनुभव है कि बीच में भी नेतृत्व वर्ग के लोग बीच में लपक लेते हैं, और जिसके कारण कार्यकर्ता पर विश्वास घटता है। वैसे नेतृत्व पर विश्वास नहीं करें। आंदोलन का कोई जड़ होना चाहिए, और बिना जड़ का किसी भी आंदोलन सफल नहीं होती है। इसलिए सभी लोगों से, जनता से जुड़िए, जनता के समस्या से जुड़िए, और जनता यहाँ की ईमानदार है। जो जनता के साथ जुड़ा है उसके साथ जनता जुड़ती है, ये हम देखे हैं। एक सवाल बस और आपसे, पूरे बिहार के चुनाव में और आपके मधुबनी विधानसभा सीट में जनसुराज कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर रहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में तो हम बहुत नई अनुभव है, चूंकि अभी जनता के बीच में जब जाते हैं तो कोई चर्चा में नहीं आती है। उम्मीदवार का चर्चा चलता है कि फलना उम्मीदवार ये है, फलना उम्मीदवार ये है, फलना उम्मीदवार हैं, और वो उम्मीदवार केवल उनका चर्चा चलता है, लेकिन जनता उसके तरफ मुखातिब है, ऐसा हमको अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ वीआईपी के नेता, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ साहब, जिन्होंने कहा कि जो युवा हैं अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलकर जनता के बीच जाएं, जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए आंदोलन करें। और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि सरकार के विजन को लेकर या गठबंधन और महागठबंधन के विजन को लेकर जनता वोट करती है, अपना मैंडेट देती है, उसके बाद सरकार बनती और बिगड़ती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जनता की आवाज को सदन में मुखर करते हैं और कानून निर्माण और संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि जहां से भी पार्टी और गठबंधन, महागठबंधन इनको अपना उम्मीदवार बनाएगा, ये जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।